नमस्कार, जीएस गैलेक्सी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग के बातचीत का जो मुद्दा होगा कि एनसीईआरटी बुक्स में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है एंड व्हाट शुड बी द साइंटिफिक अप्रोच टू अप्रोच द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। तो आइए जो है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक भी अपने आप में जो 6 से 12 तक के एनसीईआरटी आप लोग पढ़ते हैं एक बड़ा डॉक्यूमेंट्स के रूप में है। और केवल अगर हिस्ट्री की ही बात करें तो 6 से लेकर के 12 तक में 1200 पेज से ज़्यादा हो जाती है। अगर आप रामशरण शर्मा की, बिपिन चंद्रा की और सतीश चंद्र की आप एनसीईआरटी को देखेंगे तो ऑन एन एवरेज 200-250 पेजेज में इसको लिखा गया है। तो लगभग 700-800 पेज तो इन्हीं का हो जाता है जो पुरानी वाली एनसीईआरटी है। 9th और 10th में देखेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री है, देन आफ्टर 11th और 12th में भी वर्ल्ड हिस्ट्री है। तो वो चारों बुक भी मिला करके आपकी लगभग 300-400 पेज की हो जाती है। इसके अलावा जियोग्राफी को देखेंगे तो जियोग्राफी भी अपने आप में एक वाइड सेगमेंट को समेटे हुए है और उसमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये स्टूडेंट, एक जो बिगिनर्स स्टूडेंट होते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे मुझे आगे इसको अप्रोच करना चाहिए। तो उसी पे हम लोग बातचीत किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्लियर होना होगा कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में क्या क्या आपको कवर अप करना है। तो एनसीईआरटी जो टेक्स्ट बुक है वो आपके अगर देखेंगे तो वो स्टैग्नेंट पार्ट को ही कवर करते हैं। करेंट अफेयर्स के जो चीज़ें हैं वो आपको वहाँ पे मिसिंग हैं। अगर आईएएस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें, इधर वो प्री के वो हों या मेंस के, तो जितने भी क्वेश्चंस हैं जैसे इकोनॉमिक्स से हैं या टेक्नोलॉजिकल पार्ट से हैं या जियोग्राफी में भी जो डिजास्टर मैनेजमेंट और अदर जो इसके इश्यूज आ जाते हैं वो सब अप्लाइड बेस्ड होते हैं। मींस कि जो नेचुरल कैलेमिटी अभी एक आध साल में हुई है वहाँ से क्वेश्चंस पूछेंगे। लाइक फॉरेस्ट फायर है तो फॉरेस्ट फायर के रीजन क्या है, या फिर लैंड स्लाइडिंग हो रहा है, या जो अर्बन फ्लड है चेन्नई में आया हुआ था, तो इन सारे पे जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन्हीं सारे चीज़ों को आपको समझना जरूरी है कि एनसीईआरटी आपके तैयारी में किस हद तक और कितना ज़्यादा सहयोगी है। एक ब्लाइंड तरीके से इस पे जो है फेथ करना, जैसे हर जगह पे कहा जाता है कि एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नो डाउट कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है, एनसीईआरटी का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। हमारे एनसीईआरटी की लाइव बैचेज भी चल रही हैं तो वहाँ पर भी जो हम लोग का वे ऑफ अप्रोच है कि चैप्टर वाइज हम लोग उसे कवर अप करते हैं और चैप्टर वाइज कवर अप करने के साथ ही एक एक पैराग्राफ पर उस पर फोकस किया जाता है और देन आफ्टर जो है लास्ट में जो डाउट क्लियरिंग वो होते हैं कि इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो उसे आप कर सकते हैं। चैप्टर को करते समय ही ये बता दिया जाता है कि यह आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो चीज़ें आपकी कहानियाँ दी हुई रहती हैं बच्चों को समझाने के लिए उसे हम लोग कह देते हैं कि इसे आप छोड़ भी सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट आप लोगों में अगर इंटरेस्टेड हो वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री ऑप्शनल की भी बैचेज लाइव क्लासेज अभी जस्ट शुरू हुई हैं, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आइए हम लोग बातचीत का मुद्दा करते हैं कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में क्या क्या आपको पढ़ना है। सबसे पहले शुरू करते हैं हिस्ट्री के साथ। हिस्ट्री, देन आफ्टर पॉलिटी, देन आफ्टर जियोग्राफी, देन आफ्टर इकोनॉमिक्स एंड फाइनली जो है वो साइंस का सेगमेंट आता है। अब इस पर एक एक करके हम लोग शुरू किया जाएगा। जैसे हिस्ट्री में अगर बातचीत किया जाए तो पहली बार तो आपको, अगर आप बिल्कुल बिगिनर्स हैं या आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं या आप अगर जॉब भी कर रहे हैं और उसके दौरान आप चाह रहे हैं कि आप तैयारी सिविल सर्विस की तरफ मूव करना चाह रहे हैं, तो जिस भी पड़ाव पर आप हैं वहाँ से आपको एक बार तो एनसीईआरटी थॉरोली पढ़ना ही पढ़ना है। पहली बार अगर एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हैं तो पूरी एनसीईआरटी एक बार थॉरोली आप क्लास 6 से 12 तक पढ़ जाइए। फर्स्ट स्टेप में आपको करना क्या है कि 6th 7th 8th के लेवल पे बहुत सारी बच्चों के लिए वो टेक्स्ट बुक लिखी गई है।
तो बच्चों को समझाने के लिए, या इवन 9th में भी आपको ये चीज़ें मिलेंगी कि बच्चों को समझाने के लिए बहुत सारी कहानियाँ दी गई हैं। वो कहानियों से आपका कुछ यहाँ सिविल सर्विस में नहीं लेना देना है। क्यों? क्योंकि आपको करंट बेस्ड जो है अपने करंट अफेयर्स को मजबूत करना होगा। जैसे अगर आप पॉलिटी में आएंगे, क्लास 7th की जो पॉलिटी की टेक्स्ट बुक है, अब वहाँ पर हेल्थ इश्यूज को समझाते हुए इन्होंने कांता की कहानी, लगभग 1.5 पेज में कांता की कहानी बताई हुई है, फिर हामिद की कहानी है, और इस तरीके से देयर आर द सो मेनी। कोऑपरेटिव सोसाइटी को बताते हुए साउथ इंडिया के तमिलनाडु से वो एक कहानी बताते हैं। ये कहानियाँ इंटरेस्टिंग है लेकिन आप उससे स्किप कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे आपको एनसीईआरटी में कहानियाँ जो स्कूल लेवल पे 6th 7th 8th वाली है वहाँ पे मिलेंगी। अब ये तो जो मैं कह रहा हूँ पहली बार में आपको, अगर आप स्किप भी कर देंगे तो उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन जहाँ पे आपको स्पेशल थ्रस्ट देना है, स्पेशल इम्फेसिस करना है, वो एनसीईआरटी में जो बॉक्सेस आपको मिलते हैं, एनसीईआरटी में जो बॉक्सेस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इवन आईएएस में भी हर साल 1-2 क्वेश्चंस आपको उन बॉक्सेस वाले एरिया से मिल जाएंगे। तो अगर देखा जाए, जैसे अभी 2 साल पहले इन्होंने क्वेश्चंस पूछा हुआ था आर्किटेक्चर पे, रॉक कट आर्किटेक्चर पे क्वेश्चंस था, और उसे एक क्रोनोलॉजी में लगाना था कि कौन सबसे अर्लीस्ट था और उसके बाद में कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स बने हुए थे। तो वहाँ पर धौली का जो जौगड़ अभिलेख है उसके बारे में दिया गया था। देन आफ्टर फिर साउथ इंडिया का पल्लव डायनेस्टी का जो रॉक कट टेम्पल है उनके बारे में दिया गया था। ये सारी चीज़ें जो क्लास 11th के एनसीईआरटी यानी इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट है वहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा। तो पहली बार में आपको जो कहानी वाले कॉलम वगैरह दिए हुए हैं आप उसको स्किप कर सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में 6th 7th 8th में दिया गया है, लेकिन बॉक्सेस वाले जो चीज़ें दी गई हैं वो बॉक्सेस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक वे टू अप्रोच हो गया जो पूरे एनसीईआरटी को लीड करना है। अब हिस्ट्री पे आते हैं। एक बार अगर आप एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं तो फिर अगली बार आपको प्लान करना है कि आप किस नज़रिए से पढ़ रहे हैं। जैसे अभी जो है वो जून में यूपीएससी का प्री का एग्ज़ाम जो है वो किया गया है, शेड्यूल है। तो आईएएस के प्री के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये समय आपकी एनसीईआरटी पढ़ने का समय नहीं है। एनसीईआरटी पढ़ना, अगर आईएएस का अटेम्प्ट आपको अपीयर करना है तो 6 मंथ बैक ही आपका काउंटडाउन शुरू हो जाता है। 6 महीने पहले ही आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। तो आपको वहां पर जो है, जब आप दिसंबर से, जैसे यूजुअली आईएएस का एग्जाम जो है जून में, जुलाई में, या 2-3 साल पहले अगस्त में हुआ करता था, तो आप उसके प्रायर टू 6 मंथ जो है अपने एनसीईआरटी का रिवीजन करना शुरू करेंगे। अब चूंकि ये जो समय है वो आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, आप प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। तो जब प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में आपको क्या करना है, वर्ल्ड हिस्ट्री को आप स्किप कर जाइए। वर्ल्ड हिस्ट्री को आप स्किप कर जाइए। क्यों? क्योंकि किसी भी सिलेबस में, इवन वो आपका आईएएस हो या इवन आप पीसीएस के लिए अपीयर कर रहे हैं, किसी भी सिलेबस में वर्ल्ड हिस्ट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर प्री करिकुलम। प्री में वर्ल्ड हिस्ट्री कहीं पे भी नहीं है। अगर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ेंगे तो इसीलिए कहा जाता है कि सिलेबस पे आपका एक ग्रिप होना, सिलेबस आपके रनिंग मेमोरी में होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों ऐसा होना चाहिए? क्योंकि सिलेबस को अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट लाइन ही मेंशन किया गया है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री सिंस 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी के जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं उनको कवर अप करना है। तो 18वीं शताब्दी का मतलब क्लियर है कि आपको 1700 ऑनवर्ड्स के जो इवेंट्स को वो कवर अप करना है। अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल के स्टूडेंट हैं तब आपको थोड़ा सा बैक में आना है, रेनेसां और रिफॉर्मेशन पे, पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन है उस पर वहां से आपको शुरू करना है। अगर आपका ऑप्शनल नहीं है, केवल जीएस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कर रहे हैं, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में एंशिएंट एज के सिविलाइजेशंस के बारे में भी दिया गया है, वो आपके किसी काम का नहीं है। अभी आप इस एग्जाम को क्रैक कर लीजिए, फिर इंटरेस्ट होगा तो आप एंशिएंट एज में माया सभ्यता क्या थी या यूनान की सभ्यता कैसी थी, उन सबको आप उस समय भी मिस्र की सभ्यता के बारे में, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है। तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वर्ल्ड हिस्ट्री को आप वही करेंगे जो 18th सेंचुरी से आपका जो है कवर अप किया गया है। ठीक है, तो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पुरानी वाली हिस्ट्री जो ओल्ड एनसीईआरटी कहा जाता है
उसमें सतीश चंद्र हुए, बिपिन चंद्र हुए और राम शरण शर्मा की एनसीईआरटी जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राम शरण शर्मा की एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्लास 11th का मैंने आप लोगों से कहा था ना कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहां से पूछा जाता है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से पूछा जाता है। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में बिपिन चंद्र की जो एनसीईआरटी है, इससे आप अगर 2-3 बार भी कवर कर लेते हैं, कम से कम 3 बार तो करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि अराउंड 50% क्वेश्चंस जो है आईएएस के वो यहीं से होते हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से होते हैं। और वहां पर भी अगर आप जा करके देखेंगे तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे। जैसे पिछली बार वाला जो क्वेश्चन पेपर था वो थोड़ा एक्सेप्शनली था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल पे पुटअप किया गया था, लेकिन मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपको बिपिन चंद्रा से मिलेंगे। ठीक है, तो इस पे आपको सबसे ज्यादा इंफेसिस करना है ओल्ड एनसीईआरटी में। फिर उसके बाद क्लास 11th की एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट को, जो भारतीय कला का परिचय करके आता है, उस वाले एनसीईआरटी को देखना है, क्योंकि दूसरा सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो कला और संस्कृति से पूछा जाता है। रामशरण शर्मा और सतीश चंद्रा में आप आएंगे तो यहाँ पर पॉलिटिकल इवेंट को आपको नहीं वो करना है। पॉलिटिकल इवेंट, कौन सी लड़ाई कब हुई, इन सारी चीज़ों को आपको स्किप करना है। जो कल्चरल पार्ट है, जैसे सोर्सेस वाले पार्ट है, लिटरेरी सोर्सेस क्या हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस क्या हैं, इन सारे को आपको अच्छे से कवर करना है। जो आर्किटेक्चर वाले पार्ट हैं, वैसे क्लास 11th की भी एनसीईआरटी आर्किटेक्चर पे ही है, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है कि ये केवल जो है स्थापत्य कला और चित्रकला को कवर अप करता है। मींस कि इंडियन आर्किटेक्चर को और इंडियन पेंटिंग को कवर करता है, जबकि इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर के और सारे फॉर्म्स हैं। रिलीजन वाला जो पार्ट है, रिलीजन में बौद्ध एंड जैन हो जाता है, भक्ति एंड सूफी हो जाता है, 6 स्कूल ऑफ फिलॉसफी है। तो ये सारी चीज़ें आपको रामशरण शर्मा और सतीश चंद्रा में मिलेंगी। इसके अलावा जो है लिटरेचर का जो डिफरेंट लिटरेचर है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एंशिएंट एज जो है, उस पर रामशरण शर्मा ने एक अलग से ही चैप्टर लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो अब हिस्ट्री का क्लियर कट मैंने बता दिया कि क्या छोड़ना है, वर्ल्ड हिस्ट्री आपको छोड़ना है। अगर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ रहे हैं तो 18th सेंचुरी से ही जो इवेंट्स है उसे कवर अप करना है। अगर पॉलिटी की बात किया जाए तो पॉलिटी की एनसीईआरटी बहुत ही बेहतरीन एनसीईआरटी है, बहुत ही बेहतरीन एनसीईआरटी है। लेकिन फिर ध्यान से सुनिएगा, इसमें प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बस केवल 30% क्वेश्चंस मिलेंगे। हिस्ट्री में जो वेटेज रहेगा प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से 60% क्वेश्चंस तो डैम श्योर है, इससे ज़्यादा भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन पॉलिटी में प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस आपको बहुत कम मिलेंगे। वो कहीं कहीं पे यहाँ पे जो एनालिसिस का लेवल है, पॉलिटी की जो राजनीति विज्ञान का जो विश्लेषण किया गया है, वो आउटस्टैंडिंग लेवल पे है मेंस के लिए, एसे राइटिंग के लिए, और इवन जो एक इंटरव्यू में आपका अपना एक इंसाइट होता है उसके लिए भी यहाँ से एक बहुत बेहतरीन कंटेंट और एनालिसिस का लेवल मिलेगा। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से रैंडमली उन्होंने मेंशन किया हुआ है और बहुत ज़्यादा टर्म एंड कंडीशन के साथ मेंशन नहीं किए हुए हैं। जैसे फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार से एक रेंज ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया है, आर्टिकल वाइज जो है एक बॉक्स बनाया हुआ है और सारे उसको करके आर्टिकल वाइज इन्होंने बताया हुआ है। उसके टर्म एंड कंडीशंस क्या होते हैं, उन सारी चीज़ों पे ये नहीं किए हैं। तो वो सारी चीज़ों के लिए आपको लक्ष्मीकांत की, टाटा मैकग्रा हिल पब्लिकेशंस की लक्ष्मीकांत को वहाँ से मिल जाएगा। तो प्री के लिए तो बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है। अगर फिर वही है कि इस समय अगर प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है तो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से उससे क्लास 12th की जो क्लास 11th और क्लास 11th की एक टेक्स्ट बुक है और क्लास 12th की वो जो दोनों टेक्स्ट बुक हैं, उन दोनों को आप स्किप कर सकते हैं। जैसे क्लास 12th की पॉलिटी का जो है वो समसामयिक विश्व करके है, वो इंटरनेशनल रिलेशन को उसमें कवर अप किया गया है। अभी वही वाली एनसीईआरटी हम लोग की क्लास में कंप्लीट होने वाली है पॉलिटी के सेगमेंट में। तो वो कोल्ड वॉर से शुरू करेंगे कि कोल्ड वॉर क्या था। कोल्ड वॉर इज अ पार्ट ऑफ योर मेंस के हिस्ट्री का भी सिलेबस है और आईआर में भी उसे आप वो कर सकते हैं। कोल्ड वॉर के एंड करने के साथ ही बाईपोलर वर्ल्ड एंड किया, फिर उसके बाद यूनिपोलर वर्ल्ड आता है, अमेरिकन हेजमनी आता है, अमेरिका का एक प्रभुत्व जो है उसकी शुरुआत होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको ग्लोबलाइजेशंस के बारे में उसका लास्ट चैप्टर दिया हुआ है। ये सब आईआर के लिए आपके एक इम्पॉर्टेंट रेसिपी के रूप में हो जाएगा।
जो क्लास 12th की सेकेंड वाली इनकी जो बुक है वो पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री को कवर करता है, स्वतंत्रता के बाद के भारत के सेगमेंट को कवर अप करता है। तो वहां से भी आपको बहुत ज़्यादा आपके काम की चीज़ें जो है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं मिलेगा, लेकिन मेंस में वो पूरा एक सेगमेंट के रूप में आ जाएगा। एटलीस्ट वन क्वेश्चन जो जीएस पेपर 1 में वहां से होता ही होता है। अगर सोशल इशूज को आप उसमें इंक्लूड कर दीजिए तो 2-3 क्वेश्चन हो जाते हैं, तो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से वो नहीं है। एक इनकी क्लास 11th की पॉलिटी आती है, वो राजनीतिक दर्शन करके है, राजनीतिक दर्शन, जिसमें वही कि प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें नहीं मिलेंगी। वो जो पॉलिटिकल ऑप्शनल जिनका है, या एक आप कह सकते हैं कि कुछ जनरल कंसाइसनेस जो आपको डेवलप करना है, धर्मनिरपेक्षता क्या है और अदर जो उसके इश्यूज हैं, वो सब चीज़ें मेंस के लिए तो इम्पॉर्टेंट हैं, ऐसे राइटिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा वो बोझिल आपको लगेगा और फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू पे चीज़ें नहीं मिलेंगी। ज्योग्राफी के एनसीईआरटी की अगर बच्चों बात किया जाए तो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, इसे मैं एनसीईआरटी मैजिक कहता हूँ, एनसीईआरटी मैजिक का नाम दिया हूँ। ये सही मायनों में ना आपको एक जादुई तरीके से लिखी गई किताब है। जादू, थोड़े से इसके भी ड्रॉबैक पे भी अभी मैं चर्चा करूंगा कि इसकी कमियां क्या हैं, बट ऑन द होल अगर कहा जाए तो ये एक मैजिक है। क्लास 6 से इवन अगर आप शुरू करेंगे तो 6, 7th, 8th में ही इतने वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस मिलेंगे और इतने सारे आईएएस के क्वेश्चंस आपको 6, 7th, 8th वाली में बात कर रहा हूं कि उस टेक्स्ट बुक से मिलेंगे, कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द, जो आप कह सकते हैं कि आपकी जो एनसीईआरटी है वहीं से इसका हर चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फिजिकल ज्योग्राफी जो इसका है, जो भौतिक भूगोल है, चाहे वो विश्व का भौतिक भूगोल हो चाहे वो भारत का भौतिक भूगोल हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चंस को आप देखेंगे डायरेक्टली वहां से एवरी ईयर जो है, यहाँ से भी ज्योग्राफी की भी एनसीईआरटी से, ज्योग्राफी में देखिए 2 सेगमेंट हो जाता है, एक तो ज्योग्राफी होता है, दूसरा इन्वायरमेंटल इशूज होता है। तो इन्वायरमेंटल इशूज के क्वेश्चंस जो हैं वो एनसीईआरटी से थोड़े बहुत, जैसे इकोलॉजी क्या है, पारितंत्र क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, नीचे क्या है, ये सारी स्टैग्नेंट चीज़ें तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन जो करंट वाली चीज़ें हैं वो यहाँ से आपको नहीं मिलेगा। उसके लिए शंकर आईएएस का आपको टेक्स्ट बुक कवर करना होगा, या जो भी करंट आप 1 साल का वो कर रहे हैं हम, इंपॉर्टेंट समिट कौन सा, कॉप का इस समय कौन सा समिट चल रहा है, आईएनडीसी लक्ष्य क्या है, एसडीजी जो गोल्स हैं वो क्या हैं, तो उन सारी चीज़ों को आप करंट अफेयर्स से करते रहेंगे। तो आइए जो है ज्योग्राफी में आपको क्या है, ज्योग्राफी का जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो सबसे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग या एक्सीलेंट लेवल पे आप कहेंगे कि फिजिकल ज्योग्राफी को कवर अप किया गया, भौतिक भूगोल को कवर अप किया गया है, इवन वो 6 वाली हो या इवन वो क्लास 11th और 12th वाली हो। ठीक है, तो फिजिकल ज्योग्राफी में कोई भी इशू नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इकोनॉमिकल ज्योग्राफी में, आर्थिक भूगोल में आएंगे तो अब ये ज्योग्राफी का ड्रॉबैक आपको मिलेगा कि जो भी डेटा है वो 2016 का डेटा दिया गया है, 2014 का डेटा दिया गया है, तो वो आपके किसी काम का नहीं है। जैसे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन है, कृषि का उत्पादन है, तो कृषि के उत्पादन में 2016 आपके किस काम का है, आपको तो लास्ट ईयर का देखना होगा या इस ईयर का देखना होगा कि कितना प्रोडक्शन रहा है, क्या एमएसपी की प्राइस क्या चल रही है, गवर्नमेंट उसके लिए कौन से स्टिमुलस पैकेज दे रहा है, अभी कोरोना पैंडेमिक सिनेरियो में गवर्नमेंट के द्वारा कौन सी पॉलिसी जो है वो रखी गई है। तो इन सारे चीज़ों को कितना जो है केसीसी के लिए क्रेडिट लोन दिया गया है, पीएलआर सेक्टर प्राइमरी लेंडिंग जो वो है वो क्या है, तो वहाँ पे ये सारे जो डेटा मिलेंगे ज्योग्राफी में आर्थिक भूगोल के अंतर्गत, वो आपको थोड़े से आउटडेटेड होंगे, आपको उसे करंट से जो है कोरिलेट करना ही होगा। वही हाल मानव भूगोल का है जो ह्यूमन ज्योग्राफी है। जैसे अभी 2021 चल रहा है, अभी कुछ ही महीनों में जो है वो सेंसस के डेटा आ जाएंगे, तो सेंसस का डेटा आ जाएगा तो मानव भूगोल में जो भी डेटा दिया गया है वो 2011 का दिया गया है, और अभी एनसीईआरटी में उसे इंक्लूड होने में भी 2021 वाला जो है 1-2 साल समय लगेगा, तो आपके लिए वो कोई भी काम का नहीं है। तो उसके लिए जो है घटना चक्र की या कोई और भी जो मार्केट में आपको मिल जाएगा जो
एक कह सकते हैं कॉम्पैक्ट वे में दिया गया हो कि किस तरीके से अर्बनाइजेशंस का क्या डेटा है, रूरल डेटा क्या है, एम्प्लॉयमेंट का क्या डेटा है। तो जनसंख्या और नगरीकरण के नाम से वो निकलता है, आप उससे उसको मानव भूगोल को कवर करेंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो चलिए ज्योग्राफी का भी मैंने पॉजिटिव बताया और उसके ड्रॉबैक को बताया। इकोनॉमिक्स की जो एनसीईआरटी है, यहाँ से फिर वही पॉजिटिव्स क्या है कि जो स्टैग्नेंट पोर्शन है वो तो आपका काफ़ी अच्छे से यहाँ से कवर हो जाएगा। जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप की चीज़ें हैं, मीन्स कि जहाँ से आपका कोर कॉन्सेप्ट जो अवधारणात्मक जो स्पष्टता है उसके लिए तो ये इकोनॉमिक्स की जो एनसीईआरटी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट वंस अगेन चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, वहाँ पर अप्लाइड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो करेंट से बेस्ड करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो करेंट बेस्ड क्वेश्चन अनटिल और अनलेस यू मतलब आप उसको समझने में असमर्थ रहेंगे जब तक आपकी अवधारणात्मक स्पष्टता नहीं होगी। तो आप यहाँ से जो है उसे काफ़ी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, उसके अंदर के जो सारे इंडिकेटर्स हैं वो कैसे वो हैं, वो सारे आपके लिए वो हैं। या एक डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स जो है उसको स्वतंत्रता के समय से ले करके और अब तक जो है वो सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस के रूप में रहेंगे। आइए अब साइंस की बात करते हैं। तो साइंस की एनसीईआरटी में आपको केवल क्लास 6 to 10 तक करना है, ओनली अप टू क्लास 10 तक की करना है। तो कक्षा 10 तक की केवल आपको इसमें कवर अप करना है। यहाँ पर भी अगर साइंस के 11th और 12th की जो काफ़ी डीप में चला जाता है और जो सिलेबस का आपका पार्ट है वो जनरल स्टडी है, और जनरल स्टडी में जो साइंस है वो जनरल साइंस पूछा जाता है। अब साइंस में अगर देखा जाए तो ह्यूमन जो वो जैसे फिजिक्स की एनसीईआरटी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। लाइट का जो प्रकाश का चैप्टर हुआ, वेव मतलब जो तरंग गति वाला चैप्टर हुआ, इन सारे से तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री वाले से देखेंगे तो केमिस्ट्री वाले में क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। आप पिछले 10 साल 12 साल के क्वेश्चंस पे जा करके देखिए तो पीरियोडिक टेबल से वो एक्सेप्शनली अपवाद में ही शायद पूछे हों, या अपवाद में भी क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेगा, या जो केमिकल रिएक्शन है, केमिकल बॉन्डिंग है, इन सारी चीज़ों से क्वेश्चंस नहीं रहते हैं। तो केमिस्ट्री से बहुत ही कम क्वेश्चंस रहते हैं। बायोलॉजी की बात किया जाए तो बायोलॉजी में ह्यूमन बायोलॉजी जो हो जाता है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो प्लांट किंगडम है वहाँ से आप देखेंगे वहाँ से क्वेश्चंस बहुत ही कम नाम मात्र के रहते हैं। इसी को कहा जाता है क्वेश्चन पेपर को बार बार गो थ्रू कीजिए, वहाँ से आपको कुछ क्लू मिलता रहेगा। तो ह्यूमन जियोग्राफी चूंकि अभी भी देख सकते हैं पेंडेमिक का सिचुएशन है, तो इसमें भी किस तरीके की क्राइसिस की कंडीशन है, तो एक रेलिवेंट है कि आपको अपने जो फिजियोलॉजी है, जो हमारी शारीरिक जो बनावट है उनके चीज़ों में आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, प्लाज्मा क्या है, तो इन सारे चीज़ों पर फिर वही कौन से इसेंशियल जो है न्यूट्रिएंट्स हैं उनके डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है, इस तरीके के क्वेश्चंस ह्यूमन बायोलॉजी से पूछे जाते हैं। प्लांट बायोलॉजी या जो एनिमल बायोलॉजी मतलब जो पादप से प्रश्न होते हैं या जो जंतु जगत से प्रश्न होते हैं, ये लगभग ना के बराबर होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, एक एक सब्जेक्ट का मैंने वो करके आप लोग को बताया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जाते जाते महत्वपूर्ण सूचना है कि हम लोगों की एनसीईआरटी की लाइव बैच और हिस्ट्री ऑप्शनल की लाइव बैच चल रही है। हिस्ट्री ऑप्शनल की बैच अभी जस्ट शुरू हुआ है, फर्स्ट टॉपिक ही चल रहा है। तो जो भी स्टूडेंट आप लोगों में इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या नीचे जो है वो नंबर शो हो रहा है, इस पर आप कॉल करके अपनी सीट बुक कर सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं फिर किसी इसी तरीके के वैल्यूएबल वीडियोस में जिसमें कुछ अदर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।